हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण आप पढ़ रहे थे तो कुछ जंतुओं में आपने लिंग निर्धारण पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अब जो है आपको देखना मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है या मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है, इसको पढ़ने से पहले आप जानेंगे थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र आप पढ़े होंगे, उसमें आपने ये पढ़ा है कि गुणसूत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 पेयर गुणसूत्र, 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि 44 गुणसूत्र यानी कि हम कह सकते हैं कि 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑटोसोम। ये क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, यानी कि ये जो है क्या कहलाते हैं? दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें से जो है दो गुणसूत्र यानी कि वन पेयर क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र या इसी को हम लैंगिक गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ये किनके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 44 गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं या दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये दैहिक गुणसूत्र क्या करते हैं? दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और इनमें से जो दो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक जोड़ा गुणसूत्र जो है, एक पेयर गुणसूत्र जो है, वो क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, और ये जो एक पेयर गुणसूत्र यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यही क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो है मेल और फीमेल में, जैसा कि आप जानते हैं जो फीमेल होती है, फीमेल में जो है 44 प्लस XX क्रोमोसोम, 44 प्लस XX क्रोमोसोम, यानी कि जो फीमेल होती है, फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है, ये क्या है? ये है लिंग गुणसूत्र। फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? समान होता है। ठीक है ना, दोनों लिंग गुणसूत्र जो है वो कैसा होता है? एक समान होता है। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44 प्लस XY क्रोमोसोम, 44 प्लस XY क्रोमोसोम। ये जो है XY क्रोमोसोम जो है, ये क्या है? ये है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, और ये दोनों जो है कैसे होते हैं? ये दोनों समान नहीं होते हैं। ये दोनों जो है समान नहीं होते हैं। ठीक है ना, मनुष्य जो होते हैं, हमने देखा हेडिंग क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो इसमें आप लिखेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया या मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो है वो ऑटोसोम कहलाते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और एक जोड़ा गुणसूत्र यानी कि दो गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जो लिंग लक्षणों का यानी कि लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती हैं, मादाएं जो होती हैं, मादाओं में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? XX होता है, यानी कि मादाओं में जो दो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों एक समान होते हैं।
ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, मेल में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न, यानी कि एक यक्ष होता है और एक वाई। इसमें दोनों जो है आकार एवं आकृति सब चीज में समान होते हैं, इसमें दोनों जो है आकार एवं आकृति में समान नहीं होते हैं। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है ना। एक कैसा होता है, छोटा होता है, और एक जो है कैसा होता है, बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है उसे हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था मेल में कि मेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो समान नहीं होते, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। छोटा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम, और सॉरी यहाँ पे जो छोटा होता है उसे हम वाई कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे हम एक्स कहते हैं। ये होगा आपका वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, वाई क्रोमोसोम। यानी कि ये जो लिंग गुणसूत्र, मेल में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र जो है वो दूसरे के अपेक्षा छोटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाई क्रोमोसोम नाम देते हैं। छोटे वाले गुणसूत्र को हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं और बड़े वाले को हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रक्रिया जो है वो कैसी होती है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, हेडिंग आप लिखेंगे इसके बाद, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। इसको आप नोट कर लेंगे अपने शब्दों में, अपने भाषा में, जब जो हमने बोला है अभी आप समझ करके उसको नोट करेंगे। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। क्रियाविधि कैसे होती है मनुष्य में लिंग निर्धारण की, ठीक है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि जो होती है वो किस प्रकार से होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक फीमेल है और ये क्या है, एक मेल है। फीमेल में भी आप जानते हैं कि फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र होगा, फीमेल में जो क्या होगा, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, और यहाँ पे भी इसका लिंग गुणसूत्र। फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो ये हम क्या कहेंगे इनको, हम इन्हें कहेंगे जनक, यानी कि पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं इस चीज को कि इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेंगे, दो युग्मक बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे, और दोनों में गुणसूत्र जो होंगे वो आधे आधे जाएंगे, यानी कि एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो अलग अलग पृथक हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो युग्मक बनेंगे, यानी कि एक जो है युग्मक ऐसा बनेगा जिसमें यक्ष गुणसूत्र होगा, और एक युग्मक ऐसा बनेगा जिसमें वाई गुणसूत्र होगा। फिर क्या होगा, इनका जब क्रॉस होगा तो क्या बनेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स बनेगा, इसका क्रॉस जब इससे होगा तो यहाँ पे एक्स वाई बनेगा, और इसका क्रॉस जब इससे होगा तो यहाँ एक्स एक्स बनेगा, इसका क्रॉस जब इससे होगा तो यहाँ एक्स वाई बनेगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो प्रथम पीढ़ी है, यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी में जो है क्या है कि 50% संभावना किसकी है, क्या बनने की, सन, और 50% संभावना है किसकी, डॉटर की, ठीक है ना। यानी कि 50% जो एम्ब्रियो बनेंगे या 50% जो चाइल्ड बनेंगे, जो शिशु बनेंगे, वो क्या होंगे, या तो जो है 50% चांस है कि क्या होगा, सन होगा, 50% चांस होता है क्या होगा, डॉटर होगा। तो इस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होती है ये मनुष्य में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अपने शब्दों में आप इससे नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप इसका। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। ये था मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं हम कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है, या मधुमक्खियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण
होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है, यानी कि जो लिंग निर्धारण की क्रिया विधि है या मधुमक्खियों में जो है किस विधि के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण। तो हम हेडिंग लिखेंगे द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा, द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण। ठीक है ना, द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण। ये है आपका हेडिंग, द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण। तो ये जो द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण है, ये किसमें होता है? मधुमक्खियों में और चींटियों में। ठीक है ना, तो ये जो है इस विधि द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है? मधुमक्खियों में होता है और चींटियों में होता है। तो आप लिख लेंगे कि मधुमक्खियों और चींटियों में, मधुमक्खियों और चींटियों में इस विधि द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ठीक है ना, चींटियों में और मधुमक्खियों में किस प्रकार से? द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ठीक है ना, और ये जो चींटियां या मधुमक्खियां होती हैं, इनमें जो है 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो आप लिख लेंगे कि इनमें चींटियों या मधुमक्खियों में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। या आप लिख सकते हैं कि चींटियां और मधुमक्खियां जो होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला जो है, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं मधुमक्खी का ही, या कुछ भी मेन मधुमक्खी को ही लेके चलते हैं। चींटियों में भी इसी प्रकार से होता है। तो मधुमक्खियों में जो है 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्वीन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रानी मक्खी। ठीक है ना, दूसरा जो होता है वो होता है वर्कर, जिसे हम कहते हैं श्रमिक। ठीक है, और तीसरा जो है वो कहलाता है ड्रोन। ठीक है ना, ड्रोन, जिसे हम कहते हैं नर मक्खी। मक्खी मतलब यहाँ पे मधुमक्खी है। ठीक है ना, ड्रोन यानी कि नर मक्खी। अब यहाँ पे देखिए जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे जो रानी मक्खी होती है ये कैसी होती है? ये होती है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि ये जो है ये कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 32 क्रोमोसोम। ठीक है ना, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32। ये भी कैसी? श्रमिक जो होते हैं भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है। बाकी जो ड्रोन होते हैं, नर मक्खी जो होता है, नर मधुमक्खी जो होता है, ये कैसा होता है? ये हैप्लॉयड होता है, यानी कि आगुणित होता है। ये कैसा होता है? आगुणित होता है। और इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 16 क्रोमोसोम, यानी कि 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण, यानी कि मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खियों में द्विगुणित व आगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण होता है। मधुमक्खियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, या हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों की कॉलोनी जो होती है उनमें 3 प्रकार के मधुमक्खी या 3 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? रानी मक्खी, वर्कर और ड्रोन। रानी मक्खी यानी कि ये जो है कैसी होती है? ये डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 32 क्रोमोसोम, यानी कि हम कह सकते हैं 16 पेयर। ठीक है ना, कितने? 16 पेयर। 16 पेयर। ये भी कैसा होगा? 16 पेयर। और ये जो है कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। ये कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। तो रानी मधुमक्खी जो है ये कैसी? द्विगुणित होती है। इसमें कितने क्रोमोसोम? 32 क्रोमोसोम, यानी कि 16 पेयर
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो श्रमिक है ये डिप्लॉयड ये भी होते हैं, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और कितने पेयर, यानी कि 16 पेयर, 16 जोड़ी। ठीक है। ड्रोन जो है ये नर होता है, ये हेप्लॉयड होगा, और इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और ये कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड होते हैं इसलिए कहलाते हैं हेप्लॉयड। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपने देखा भी होगा कि मधुमक्खियां जो होती है वो कॉलोनी में होती है। कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। तो उस पूरे कॉलोनी में केवल एक मधुमक्खी जो है वो कैसी होती है, रानी मधुमक्खी होती है। और एक ही मधुमक्खी कैसा होता है, नर मधुमक्खी होता है। बाकी की सारी मधुमक्खियां जो हैं वो क्या होते हैं, वो श्रमिक होते हैं। यानी कि पूरे कॉलोनी में जो है, आप लिख सकते हैं कि पूरे कॉलोनी में एक रानी मक्खी, यानी कि एक रानी मधुमक्खी और एक नर मधुमक्खी, जिसे आप कहते हैं ड्रोन। ठीक है ना। पूरे कॉलोनी में एक रानी मक्खी होती है और एक नर मधुमक्खी। ठीक है। बाकी सब जो हैं कैसे होते हैं, और सभी जो हैं, और सभी क्या होते हैं, श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। बाकी सभी जो हैं वो क्या होते हैं, श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। ठीक है। पूरे कॉलोनी में केवल एक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी होता है, और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, वर्कर होते हैं, श्रमिक होते हैं। वर्कर जो है, श्रमिक जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। रानी मधुमक्खी जो वो भी डिप्लॉयड होती है। बाकी ड्रोन जो है, यानी कि जो नर मधुमक्खी होता है वो कैसा होता है, हेप्लॉयड होता है। ठीक है। और क्रोमोसोम की संख्या जो है नर में कितनी होती है, 16 होती है। और जो 16 क्रोमोसोम यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं। रानी और जो श्रमिक होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, 16 जोड़े होते हैं। ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण की क्रियाविधि जो है वो किस प्रकार से होती है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, क्वीन मधुमक्खी है। ये क्या है, क्वीन है। ठीक है ना। एक क्वीन मधुमक्खी हम लेते हैं, और एक यहाँ पे आपका है ड्रोन। ठीक है ना, एक है ड्रोन। क्वीन जो है, इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पे जो क्वीन है ये कैसी होती है, ये डिप्लॉयड होती है। और ये जो है ये कैसा है, हेप्लॉयड है। क्वीन जो है ये डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, और ये कैसा है, हेप्लॉयड है, अगुणित है। ठीक है। ये क्या है, क्वीन मधुमक्खी जो है इसका जो जर्मिनल सेल होगा उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्यों मियोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जर्मिनल सेल है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो जब मियोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पे जो बनते हैं गैमीट वो क्या बनेंगे, एन एक। यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। इनके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। किसके वजह से, मियोसिस डिवीजन होने की वजह से। ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं युग्मक, यानी कि गैमीट। ठीक है ना, ये गैमेट बनते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन मधुमक्खी है, जो नर है, ये क्या है, ये फीमेल है। याद रखेंगे आप, ये फीमेल है और ये मेल होता है। ड्रोन जो है ये मेल होता है और ये हेप्लॉयड होता है। तो ये हेप्लॉयड होता है, इसलिए यहाँ पे मियोसिस डिवीजन तो संभव नहीं है। अगर मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो मियोसिस में आप जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है ना। डिप्लॉयड से हेप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे तो ये हेप्लॉयड है, हेप्लॉयड का भी आधा हो जाएगा तो वो फिर कोई दूसरा चीज बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जो है खराब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, यानी कि हम कहेंगे कि जो क्वीन मधुमक्खी है, क्वीन मधुमक्खी का जो जर्मिनल सेल होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्वीन मधुमक्खी के लिंग गुणसूत्र में, या सीधे कहेंगे कि जर्मिनल सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। ड्रोन मधुमक्खी जो है, यानी कि नर मधुमक्खी जो है, इसके जर्मिनल सेल में माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना। आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। ठीक है ना। जिसे ड्रोन है उसी प्रकार से इसका युग्मक भी बनेगा। तो यहाँ पे जो है एक गैमेट बनेगा, यहाँ पे युग्मक बनेगा। ठीक है ना। अब ये युग्मक जो है सभी क्या हो गए, हेप्लॉयड हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही गैमेट है, तो इसका फ्यूजन जो है इससे होगा।
तो ये क्या बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो न्यू संतान बना यानी कि जो न्यू मधुमक्खी बनी है वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गैमेट का फ्यूजन तो हुआ, तब क्या बना, डिप्लॉयड बना। ये कैसी कंडीशन है, डिप्लॉयड। और आप जानते हैं कि डिप्लॉयड होने का मतलब या तो क्वीन मधुमक्खी बनेगी या तो श्रमिक बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो संभावना है वो किसके बनने की, क्वीन या तो फिर वर्कर। ठीक है ना, या तो क्वीन मधुमक्खी बनेगी या तो फिर वर्कर बनेंगे। ठीक है ना, एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये कैसा है, सभी आपके कैसे हैं, ये हैप्लॉयड है, एन लिखा है सिंगल एन, इसका मतलब ये कैसा है, हैप्लॉयड है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये वाला जो गैमेट है ये क्या करता है, अकेले ही इसी से क्या बना लेता है, एक ड्रोन मधुमक्खी बना लेता है। ठीक है ना, अकेले ही जो है मादा युग्मक जो है ये क्या है, मादा युग्मक है। अकेले ही मादा युग्मक जो है ये बिना किसी निषेचन के किसका निर्माण कर लेता है, नए मधुमक्खी का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंग निर्धारण इसमें किस प्रकार से होता है, इसमें जो है किस प्रकार, एक तो फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस के द्वारा, एक तो जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरा बिना फर्टिलाइजेशन के भी, यानी कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी नए मधुमक्खी बन रहे हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के भी नए मधुमक्खी बन पाते हैं। ठीक है, जब जो है फर्टिलाइजेशन से मधुमक्खी बनेंगे तो वो या तो क्वीन होंगे या तो वर्कर होंगे, यानी कि या तो रानी मधुमक्खी होगी या तो कैसे होंगे, श्रमिक मधुमक्खी होंगे। अगर जो है यहाँ पे बिना निषेचन के, ये क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जब मधुमक्खी बनता है तो वो क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। ठीक है, और बिना निषेचन के अगर मादा युग्मक से कोई नया संतान उत्पन्न हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन। ठीक है, एक बार आप फिर से समझेंगे कि द्विगुणित अगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। आप देख रहे हैं द्विगुणित विधि द्वारा भी लिंग निर्धारण हो रहा है, अगुणित विधि द्वारा, यानी कि दोनों विधि द्वारा, द्विगुणित व अगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण होता है। किनमें, मधुमक्खियों में। मधुमक्खियों में जो है जो क्वीन होते हैं और जो श्रमिक होते हैं दोनों डिप्लॉयड होते हैं। ड्रोन जो है यानी कि जो मधुमक्खी में जो मादा मधुमक्खी होती है और जो श्रमिक होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जो नर मधुमक्खी होता है वो हैप्लॉयड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मादा मधुमक्खी होती है उसके जर्मिनल सेल में मियोसिस डिवीजन होते हैं, तो उससे जो युग्मक बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ड्रोन मधुमक्खी जो है इसके जर्मिनल सेल में कैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे जो युग्मक बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी हैप्लॉयड ही होते हैं। तो यहाँ पे एक जो है हैप्लॉयड, एक जो है फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा या तो क्वीन मधुमक्खी बनती है या तो वर्कर मधुमक्खी बनते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और जो है कभी कभी बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के नर मधुमक्खी का भी निर्माण हो जाता है। यानी कि जो मादा मधुमक्खियां होती हैं, मादा मधुमक्खियां जो हैं वो निषेचन के द्वारा क्वीन और वर्कर मधुमक्खी का निर्माण करती हैं, और ये जो है क्वीन मधुमक्खियां अकेले ही बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए मधुमक्खी का निर्माण कर लेती हैं या नए मधुमक्खी उत्पन्न कर लेती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो एक लाइन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि रानी मधुमक्खी जो है बिना निषेचन क्रिया के अकेले, रानी मधुमक्खी जो है बिना निषेचन क्रिया के अकेले मादा युग्मक से नया संतान उत्पन्न करती है। क्या लिखेंगे कि रानी मधुमक्खी जो है, रानी मधुमक्खी बिना निषेचन क्रिया के अकेले मादा युग्मक से नए संतान का निर्माण करती है या नया संतान उत्पन्न करती है। आगे आप लिख सकते हैं कि जब मादा युग्मक से बिना निषेचन के अकेले, या इस तरीके से लिखेंगे कि जब मादा युग्मक से बिना निषेचन के कोई संतान उत्पन्न हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, एक लाइन आप लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि रानी मधुमक्खी
बिना निषेचन के अकेले ही मादा युग्मक से नया मधुमक्खी उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे आप इसी में लिख सकते हैं कि जब बिना निषेचन के अकेले ही मादा युग्मक से बिना निषेचन के, या जब बिना निषेचन के अकेले ही मादा युग्मक से नए संतान का निर्माण होता है या नए संतान उत्पन्न होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, जब बिना निषेचन के अकेले ही मादा युग्मक से किसी नए संतान का निर्माण होता है या नए संतान उत्पन्न होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया ये जंतुओं में होती है और इसी प्रकार से पौधों में भी जो है पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है। जंतुओं के केस में हम कहते हैं अनिषेक जनन, यानी कि जब जो है बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण होता है तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, और जब बिना निषेचन के किसी फल का निर्माण होता है तो उसे हम अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जंतुओं के केस में क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन होता है, और पौधों के केस में क्या होता है? अनिषेक फलन होता है। आगे आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो है पौधों में भी बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। ठीक है, पौधों में बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये था मनुष्य में लिंग निर्धारण। उसके बाद मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अपने भाषा में इसे आप समझ करके अपने शब्दों में नोट करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी आता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए या मधुमक्खियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यही लिखेंगे कि मधुमक्खियों में द्विगुणित व अगुणित विधि द्वारा लिंग निर्धारण होता है। बाकी सारा प्रोसेस जो हमने समझाया वो प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये लिंग निर्धारण की प्रोसेस जो है समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, इसके पहले आपने कुछ जंतुओं में पढ़ा था लिंग निर्धारण, उसके बाद मनुष्य में पढ़ा, फिर मधुमक्खियों में पढ़ा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है आप तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।